तो आज जो है सबसे पहले हम लोग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन देखो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़े हो ना। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोबेबिलिटी का जो कोई प्रोबेबिलिटी निकालते हैं x इक्वल टू आर, तो वो क्या लिखते हैं NCR p टू द पावर r q टू द पावर n माइनस r। ठीक है। अब यदि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हमारा जब n जो है वह इंफिनिटी को टेंड्स करे, यानी कि जो क्या हमारे नंबर ऑफ ट्रायल्स हो, ट्रायल्स इन ऐसे समझो बिलियंस या ट्रिलियंस, इतने ट्रायल्स हो। ठीक है। नंबर 2, हमारा जो प्रोबेबिलिटी है ऑफ सक्सेस वो क्लोज टू 0 हो, यानी कि पार्ट्स पर मिलियन और बिलियन, इस प्रकार से प्रोबेबिलिटी क्लोज टू 0 हो। लेकिन हमारा NP जो होता है वो फाइनाइट वैल्यू होता है। तो ऐसे केस के लिए देन इन सच लिमिटिंग केस ऑफ बाइनोमियल distribution we use Poisson's distribution। उसके लिए हम लोग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं। एंड इज गिवन बाय Px इक्वल टू R इक्वल टू e टू द पावर माइनस लेमडा, लेमडा टू द पावर r डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल, जहां पे r जो होगा बिलोंग्स टू होल नंबर एंड वेयर लेमडा इक्वल टू मीन इक्वल टू वेरिएंस इक्वल टू पैरामीटर। ठीक है। इक्वल टू NP। Find the probability and variance 3। देखो जब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हमारा जो नंबर ऑफ केस क्लोज टू इन्फिनिटी, यानी कि इतना ज्यादा हो कि हम लोग नॉर्मल काउंटिंग में उसको नहीं रख सकते हैं,
ठीक है, बहुत सारी ट्रायल्स होते हैं या बहुत सारे पॉसिबिलिटीज होते हैं। अब ऐसे में उतने ट्रायल्स को अकाउंटेबल करना थोड़ा सा मुश्किल हो, और जो प्रोबेबिलिटी हो वो क्लोज टू जीरो हो, टेंड्स टू जीरो। क्या क्या मतलब, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, पीपीएम सुने हो कभी? तो उस प्रकार से बहुत छोटी सी प्रोबेबिलिटी किसी घटना की होती है, लेकिन इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो फाइनाइट वैल्यू हो, ठीक है, जिसको हम लोग यहाँ पे पैरामीटर के रूप में, जिसको मीन के रूप में और जिसको वेरिएंस के रूप में हम देखेंगे। तो ऐसे केसेस के लिए, इसको कहते हैं लिमिटिंग केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसे केस के लिए हम लोग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है इसका, इस प्रकार से है ना, वैल्यू निकलता है e टू द पावर माइनस लेमडा, लेमडा टू द पावर r डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल, वेयर r इज द नंबर ऑफ, है ना, r नंबर ऑफ सक्सेस, या r नंबर ऑफ जो है हम केसेस देख रहे हैं रैंडम वेरिएबल के लिए। तो आउट ऑफ मिलियंस एंड बिलियंस नंबर ऑफ ट्रायल्स, r नंबर ऑफ ट्रायल के लिए हमारा कितना प्रोबेबिलिटी होगा। तो इस प्रकार से हम लोग उसको निकालते हैं, जहाँ पे लेमडा को पैरामीटर भी बोलते हैं, उसको मीन भी बोलते हैं, उसी को वेरिएंस भी बोलते हैं, क्योंकि मीन और वेरिएंस दोनों बराबर होता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में। पैरामीटर दिया है ना, गिवन फॉर Poisson's distribution with random variable x greater than 2.5, with x random variable x and lambda equal to 3, p of x greater than 2.5, greater than 2.5। तो इसमें जो हमारा फाइनाइट वैल्यू है, यानी कि r का जो है वह होल नंबर हम लेते हैं, तो 2.5 से बड़ा वैल्यू वो कौन सा होगा, 3, 4, 5, 6, कितने के लिए, अप टू मिलियंस एंड बिलियंस, जो कुछ भी है, जो हम अनकाउंटेबल नंबर ऑफ ट्रायल्स के लिए हैं देख रहे हैं। तो ये अनकाउंटेबल पार्ट के लिए कह रहा है, लेकिन हम स्टार्ट कहाँ से कर सकते हैं, जीरो से। स्टार्ट हम जीरो से कर सकते हैं, तो हम उसको ऐसे कह सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 2.5, क्योंकि इनफाइनाइट ट्रायल्स के लिए तो वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन ये तो हमारे पास फाइनाइट नंबर मिल सकता है। तो 1 माइनस, बताओ, इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2, 2.5 से छोटा 2 तक होगा। इन तीनों चीजों को हम निकाल सकते हैं। तो 1 माइनस, अब ये कैसा है, ये डिस्ट्रीब्यूशन है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, और लेमडा की वैल्यू कितनी है, 3। तो हम यहाँ पे x इक्वल टू 0 के लिए r की वैल्यू यहाँ पे जैसे 0 है, हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो क्या होगा, e टू द पावर माइनस 3, 3 टू द पावर 0 डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल, e टू द पावर माइनस 3, 3 टू द पावर 1 डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल, e टू द पावर माइनस 3, 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। ये कितना होगा, e टू द पावर माइनस 3 कॉमन ले लेंगे, तो कितना बचेगा, 1 प्लस 3 प्लस 9/2, ये कितना आएगा, 3 1 4 दूनी 8, 9 8 17, 17 बाय, तो 17 डिवाइड बाय 2 e टू द पावर क्यू। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, अब कल वाला जो है ना प्रॉब्लम वो देख लेते हैं।
क्या था प्रॉब्लम? देखो तो, पढ़ो तो। $61 बोले थे। What is the minimum number of times that a pair of dice is needed to be casted to get minimum 95% of expected value? Expected value का क्या मतलब हुआ? एक्सपेक्टेड वैल्यू का मतलब क्या हुआ? मीन। ठीक है, एक्सपेक्टेड वैल्यू का मतलब मीन। तो एग्जांपल नंबर 61 सॉल्यूशन। देखो हमारा सैंपल स्पेस क्या है? 1 2 3 4 5 6 इंटू 1 2 3 4 5 6, तो NS कितना होगा? 36। उसके बाद क्या कह रहा है कि सम ऑफ डिजिट ऑन द डाइस कितना होना चाहिए? इक्वल टू 7। तो लेट E इक्वल टू क्या लिखेंगे? इवेंट ऑफ गेटिंग सम ऑफ डिजिट ऑन द डाइस। इवेंट ऑफ गेटिंग sum of digits on the dice equal to 7। E का वैल्यू क्या होगा? 1,6 2,5 3,4 4,3 5,2 6,1। कितने केसेज हैं? 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E क्या होगा? NE बाय NS इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 36 इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है। अब ये तो हमारा सक्सेस हुआ। फेल्यूर क्या होगा? 1 माइनस 1/6 इक्वल टू 5/6। अब कह रहा है कि 7 एटलीस्ट वन कास्ट। एटलीस्ट वन कास्ट का क्या मतलब हुआ? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम 7 on the pair of dice on at least one cast equal to 1 minus probability of एक मिनट, हमको M पूछ रहा है ना, कितने थ्रोज मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स है। तो यहां पे क्या कहते हैं? लेट M। हाँ, बोलो क्या चीज? e टू द पावर -3 है। तो लेट M बी द मिनिमम नंबर ऑफ थ्रोज, नहीं कास्ट। यहाँ पे कास्ट वर्ड यूज है। एट लीस्ट वंस इन M कास्ट। One minus getting the sum 7 on the
पेयर ऑफ डाइस 0 टाइम्स इन कॉस्ट। ठीक है, अब देखो ये वैल्यू कितनी होगी। हम m नंबर ऑफ ट्रायल्स ले रहे हैं, m नंबर ऑफ ट्रायल्स में एक बार भी सक्सेस ना मिले तो वो 0 होगा। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे प्रोबेबिलिटी, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से बताओ कि ये हो जाएगा m नंबर ऑफ ट्रायल्स है, 0 नंबर ऑफ सक्सेस है, p टू द पावर 0 होगा और q टू द पावर n होगा। m कितने हैं, m नंबर ऑफ ट्रायल्स है m। ठीक है, अब ये वैल्यू कर रहा है, प्रोबेबिलिटी कितना कर रहा है, अरे यार प्रोबेबिलिटी कितना चाहिए, मिनिमम कितना चाहिए प्रोबेबिलिटी 95%। यानी कि ये प्रोबेबिलिटी जो है 1 माइनस MC0, MC0 तो 1 हो जाएगा, p टू द पावर 0 1 हो जाएगा, q का वैल्यू 5/6 आया है तो 5/6 टू द पावर m एटलीस्ट 95% है, एटलीस्ट 95% मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0.95। ये हमें सॉल्व करना है। m की ही तो वैल्यू निकालनी है ना, और हमें वो दिया है क्या, कुछ लॉग वगैरह, लॉग की वैल्यू दिया है ना। चलो ठीक है, ये मिटाओ मैं इधर, सनी लिख लिए इधर। हमको निगेटिव को पॉजिटिव चेंज करना है और तब लॉग लगाना है, तब हम m की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो क्या करेंगे उसके लिए, ऐसा लिख सकते हैं -5/6 टू द पावर m टू द पावर m ग्रेटर देन इक्वल टू 0.95 माइनस 1। तो ये हो जाएगा 5/6 टू द पावर m लेस देन इक्वल टू 0.05। 0.05 को क्या लिख सकते हैं, 1/20, नहीं 1 कितना लिख सकते हैं, 1/20 लिख सकते हैं ना, 1/20। तो अब अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है, पहले हम 1/20 लिख देते हैं, 5/6 टू द पावर m लेस देन इक्वल टू 1/20 अप्लाइंग log on both sides। तो क्या होगा, m log 5 माइनस log 6 लेस देन इक्वल टू इधर क्या लिखेंगे, 20 टू द पावर -1, तो माइनस log 20 लिख सकते हैं। अरे माइनस को ऊपर ले जाएंगे 20 टू द पावर -1 नहीं होगा, हाँ, और 20 टू द पावर -1 1 डिवाइडेड बाय 20 जो कि इतना ही होगा। और नेक्स्ट स्टेप में इसको और इसको तोड़ते हैं, m log 5
माइनस लॉग mn को क्या लिख सकते हैं? लॉग mn को m प्लस n, log m प्लस log n, log 3 माइनस log 2 ऐसे लिख सकते हैं क्या? और इसको क्या लिख सकते हैं? माइनस ऑफ log 5 प्लस 2 log 2, पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। निकालो तो अभी। log 3 log 5 सब दिया है ना? 3 और 2 है, log 5 नहीं है। log 5 नहीं है तो कैसे निकालेंगे? ऐसे करके और निकाल सकते हैं ना, अगर log 5 का वैल्यू बता दे तो। रुको बताते हैं। log 5 का 699 0.699 0.699। log 3 कितना लिखे हैं? 477। log 2 301 लेस देन इक्वल टू। ये कितना होगा? इन दोनों को जोड़ के तभी ये घटाएंगे, निगेटिव हो जाएगा तो साइन पलट जाएगा, m की वैल्यू ग्रेटर देन करके कुछ आएगी। निकालो तो। ग्रेटर देन इक्वल टू 15 पॉइंट समथिंग या 16 पॉइंट समथिंग करके होगा। देखो तो करके कैलकुलेट करो। ये क्वेश्चन है इनफाइनाइट ट्रायल के लिए। कैसे पता चल रहा है? क्योंकि इसमें ट्रायल नहीं दिया हुआ है। तो क्वेश्चन समझने की बात है। क्वेश्चन लिखो फिर समझते हैं क्या है। A and B throws a die alternatively। A और B एक गेम खेल रहे हैं जिसमें ट्रायल डिसाइडेड नहीं है। एक टर्म है स्टेक। यस। हो गया नोट? देखो एक्सपेक्टेशन जो होता है इक्वल टू प्रोबेबिलिटी इनटू स्टेक।
कभी ये ड्रीम 11 सबका जो ऐड होता है देखे हो, उसमें क्या कहता है, इतना रुपया का, इतना करोड़ का प्राइज हम है सो दे रहे हैं। बहुत कम लोग जीतते हैं ना, ज़्यादा बड़ा प्राइज बहुत कम लोग जीतते हैं। तो वो होता है एक्सपेक्टेशन कि कितना हम जीत सकते हैं, वो कंटेस्ट खेलेंगे तो उसमें कितना हम जीत सकते हैं। प्रोबेबिलिटी होता है वो कितना क्लोज है, जो उनका फेवरेबल इवेंट है और जो एक्चुअल इवेंट होता है वो कितना क्लोज है ना, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, जितना नंबर ऑफ ट्रायल पॉसिबल है। ठीक है, वो प्रोबेबिलिटी। और स्टेक मतलब टोटल अमाउंट कितना हो रहा है। उसी तरह से यहाँ गेम है, उस गेम में 55 रुपीज का प्राइज है, 2 लोग खेल रहे हैं। ठीक है, अल्टरनेटिवली पासा फेंकना है। अगर ऊपर में 6 आया, 6 दिख गया, तो जिसके लिए 6 आया उसको 1 रुपया मिलेगा। तो गेम कब तक चलेगा? हाँ, ये जब तक खत्म नहीं हो जाता है। ठीक है, तो एक कितना जीत सकता है उसका एक्सपेक्टेड। अब ये देखो रियल लाइफ में क्या होगा उसका हम नहीं जानते हैं, बट कितना वो उम्मीद कर सकता है कि हम जीतेंगे। 2 ही लोग खेल रहे हैं तो कितनी उसकी प्रोबेबिलिटी होगी। तो 1 रुपया जो ए जीतेगा, ए विंस ₹1 इन फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सेवेंथ, so on, that is on odd number of trials। कैसे पता? 2 चीज से। अल्टरनेटिवली पहले ए पासा फेंक रहा है, फिर बी पासा फेंक रहा है, फिर ए, फिर बी। ए को चांस कब मिल रहा है? फर्स्ट टाइम, थर्ड टाइम, फिफ्थ टाइम, सेवेंथ टाइम। ऑड नंबर ट्रायल में वो विन करता है। ठीक है, ऑड नंबर ट्रायल में उसको 1 रुपया मिलने का चांस है। कब 1 रुपया मिलेगा? जब 6 अपीयर होगा। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा उसका, यानी कि सक्सेस का प्रोबेबिलिटी कितना है? 1/6, 1/6। ठीक है, 6 एक नंबर है और टोटल 6 केसेस हैं। क्यू कितना है? 1 - 1/6 = 5/6। तो प्रोबेबिलिटी कि ए जीतता है, कैसे जीतेगा? ए की जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? या तो फर्स्ट टाइम में ए को जिताना है तो हमको कंटिन्यूड समेशन करना है ना, लगातार उसको ऑड नंबर ऑफ ट्रायल्स में मान के चलेंगे, इस तरह से जीतेगा उनके उसके ट्रायल्स को लेते हुए। तो मान लो ये हो सकता है, या और क्या हो सकता है? क्यू क्यू पी, या क्यू 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 पी। ये सब क्या है? मल्टीप्लिकेशन है। है ना, इस प्रकार से बता रहे हैं, शुरू से बताएंगे। फिर देखो, ए एंड बी थ्रोज ए डाई अल्टरनेटिवली। ए और बी अल्टरनेटिवली पासे फेंक रहे हैं। पहले ए पासा, ए स्टार्ट्स द गेम, यह भी ध्यान दो, ए स्टार्ट्स द गेम। और यदि पासे पर 6 आता है तो जिसके लिए भी 6 आएगा उसको 1 रुपया मिलेगा। ठीक है, ये चलता रहेगा कंटिन्यूसली। कितने ट्रायल के लिए? तो वो स्टेक दे दिया है, तो ट्रायल्स डिफाइन नहीं है। हो सकता है 6 नहीं आए, है ना, लगातार ही ना आए, लेकिन हम जो है सो मान के चलेंगे कि जिसको जो मौका मिल रहा है उस समय पे उसको प्रोबेबिलिटी जितना है उस प्रोबेबिलिटी के हिसाब से उसको इस प्रकार से मिल सकता है। उसकी अपनी प्रोबेबिलिटी है, उसकी अपनी प्रोबेबिलिटी के साथ उसके चांस में 6 अपीयर हो सकता है। हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ये कैलकुलेट कर रहे हैं कि किस ट्रायल में उसको जीतने का मौका मिलेगा। तो व्हेन, जब आर जो है सो क्या हो, फर्स्ट हो या फिर थर्ड हो या फिर फिफ्थ हो, सेवेंथ हो, इस प्रकार से ऑड नंबर ऑफ ट्रायल में ए के जीतने के चांस हैं और हर विनिंग पे उसको क्या मिलेगा? 1 रुपया मिलेगा। ठीक है,
तो हम चांसेज पहले कैलकुलेट करेंगे, टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी, टोटल कितना प्रोबेबिलिटी है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए क्या होगा, उसके जितने जितने ट्रायल हो रहे हैं ना, उसमें उसकी प्रोबेबिलिटी का सम करते जाएंगे। तो ये कैसा है, इनफाइनाइट जीपी। कैसे पता, तो देखो ये क्या होगा, 1/6 प्लस 5/6, 5/6, 1/6, 5/6 to the power 4, 1/6, 5/6 to the power 6, 1/6। समझे नहीं, बताओ कहाँ दिक्कत है, किस 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 कंसेप्ट में दिक्कत है, क्वेश्चन समझे सुधांशु, बोलो ना क्या है। अरे देखो यहाँ पे क्या है, ए जीतेगा 1 रुपया किस ट्रायल में, फर्स्ट ट्रायल, थर्ड ट्रायल, फिफ्थ ट्रायल, सेवेंथ ट्रायल। जिस ट्रायल में जीत रहा है ना, उससे पहले के ट्रायल को हम लॉस मतलब मान रहे हैं कि उसमें वो नहीं जीता है, ठीक है। तो जैसे ये इसको ये ट्रायल में फर्स्ट ट्रायल मिला, उसमें 1 रुपया जीतता है, फिर उसके बाद थर्ड ट्रायल में 1 रुपया जीतता है, ठीक है, फिर उसके बाद फिफ्थ ट्रायल में 1 रुपया जीतता है। इस तरह से इनफाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल्स है, उसके लिए वो जीतता है। जितने नंबर ऑफ ट्रायल्स ले रहा है उसमें वो 1-1 रुपया जीत रहा है। अब उसके लिए हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। ये प्रोबेबिलिटी कैसे होगा, फर्स्ट ट्रायल के लिए 1/6, थर्ड ट्रायल के लिए, इससे प्रीवियस ट्रायल के लिए हम मान के चलेंगे कि नहीं हो रहा, तो उस हिसाब से जितनी उसकी प्रोबेबिलिटी होगी और जितना स्टेक है उससे हम मल्टीप्लाई करके एक्सपेक्टेशन निकाल सकते हैं कि उसको 55 रुपए में से कितना रुपया उसके हिस्से का हो सकता है, ठीक है, यही उसकी एक्सपेक्टेंसी होगी। तो ये इनफाइनाइट जीपी हो गया। फर्स्ट टर्म क्या है, 1/6। इनफाइनाइट जीपी का सम क्या होता है, a डिवाइडेड बाय वो नहीं a डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, a डिवाइडेड 1/6 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर कितना है, 25/36, 25/36 है ना। क्योंकि देखो फर्स्ट टर्म में जो आर है वो कितना है, 5/6 का होल स्क्वायर, नेक्स्ट टर्म में क्या है 5/6 का होल टू द पावर 4, थर्ड टर्म में क्या है 5/6 होल टू द पावर 6। कितना बढ़ रहा है, 2-2 करके बढ़ रहा है ना, तो जो जितना बढ़ रहा है वो कितना है, वो आर है वैल्यू, ठीक है। ये इनफाइनाइट सम ए डिवाइडेड क्या होता है, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी, सम ऑफ टर्म्स इन इनफाइनाइट जीपी इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। ये वैल्यू कितनी होगी, 1/6 इंटू 36/9, यानी कि ये हो गया 6, तो ये हो गया हमारा 2/3। तो उसके टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2/3। क्योंकि वो गेम स्टार्ट कर रहा है तो थोड़ा सा उसको एडवांटेज मिला हुआ है शुरू से जीतने का, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, उसके एक्सपेक्टेशन क्या होगा, देयरफॉर एज एक्सपेक्टेशन इक्वल टू पी ऑफ ए इंटू स्टेक, यानी कि 2/3 इंटू 55, ये कितना होगा वैल्यू, 110/3, ठीक है। अरे ये 9 होगा, 11 होगा, 36 में 25 गया तो
तो ये होगा 6/11, 6/11, तो ये हो जाएगा 30 रुपीज। ये उसकी एक्सपेक्टेशन है। 55 में से 30 रुपया उसके जितने के एक्सपेक्टेशन है, और जो बच जाएगा वो बी की एक्सपेक्टेशन है उस गेम के लिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए और बी मिलना है एक जगह पे, ए और बी को मिलना है एक जगह पे। टाइम डिसाइड करते हैं 11 से 12 के बीच में। कंडीशन क्या है? जो पहले आएगा दूसरे के लिए 20 मिनट वेट करेगा। जो पहले आएगा दूसरे के लिए 20 मिनट वेट करेगा, तब वह चला जाएगा। अगर 20 मिनट के अंदर नहीं आया दूसरा आदमी, तो जो पहले आया था वो चला जाएगा, तो फिर मीटिंग पॉसिबल नहीं हो पाएगा। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि मीटिंग हो। प्रोबेबिलिटी निकालनी है जो मीटिंग हो। देखो, मान लो ये पॉइंट है, ठीक है, इसे हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की तरफ लेते हैं। ये पॉइंट डिनोट करता है 11 बजे को, और ये पॉइंट मान लो ये 12 बजे को डिनोट करता है। इसी तरह से ये मान लो ए के लिए डिनोट करता है। इधर वाई जो है वह बी के लिए डिनोट करता है, ठीक है, 12 PM। मीटिंग हो, जैसे ये कॉमन पॉइंट है 11 बजे, अगर दोनों 11 बजे आ जाते हैं मीटिंग होगी, ठीक है। अगर दोनों में से कोई एक 11 बजे आता है दूसरा नहीं आता है तो वेट स्टार्ट होगा। मान लो ए आ जाता है 11 बजे, बी को नहीं देखा, बी कब तक वेट, ए कब तक वेट करेगा? ए के लिए 20 मिनट के लिए, यानी कि 11:20 तक वेट करेगा। उसके बाद यदि वो बी नहीं आया, ठीक है, तो चला जाएगा। उसी तरह से बी के लिए देखो, बी आ गया 11 बजे, ए नहीं आया, ठीक है, तो कब तक? 11:20 पे, 11:20 पे, 11:20 तक बी वेट करेगा ए का। अगर ए नहीं आया 11:20 तक तो फिर चला जाएगा। ये कैसे हो और कितने केसेस पॉसिबल हैं? इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो कैसे हो सकता है? मान लो कि ए जो है 11:01 पे आता है, तो मीटिंग कैसे हो पाएगा? मीटिंग हो पाएगा कि वह 11:21 तक वेट करेगा, है ना। और यदि बी आता है 11:01 पे, तो फिर वह 11:21 पे तक वेट करेगा। लास्ट जो वेटिंग का है टाइम, वह कितना हो सकता है? वेटिंग 12 बजे तक नहीं होगा। वेटिंग करने के लिए कोई, जैसे मान लो 11:40 पे कोई आता है, दूसरा नहीं आया, 11:40 तक दूसरा नहीं, मतलब 11:40 पे पहला आता है, ठीक है, जैसे ए आया 11:40 पे, बी अभी तक नहीं पहुंचा है, तो ये कब तक वेट करेगा? 12 बजे तक वेट करेगा, ठीक है। तो इसके लिए, और यहां पे भी 11:40 पे
11:40 पे बी आता है, वह इसके लिए ए के लिए वेट करेगा 12 बजे तक। तो हमारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होंगे वह यहां से लेके और यहां तक के लिए होंगे, फिर यहां से लेके यहां तक के लिए होंगे, क्योंकि 11:01 पे आएगा तो इसके लिए भी 1 मिनट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। अगर ये 20 पे आता है मान लो कोई, तो नेक्स्ट होगा 40 तक के लिए, तो अगला पॉइंट ऊपर के लिए शिफ्ट हो जाएगा। इस प्रकार से पॉइंट जो कंटिन्यू वे में ऊपर की तरफ शिफ्ट होते जाएंगे, ठीक है। और जब ए आता है 11, मतलब मान लो कि 11:40 में आता है, तो ये पॉइंट कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा, ठीक है। 11:40 के लिए ये हुआ, ये वेट करेगा 20 मिनट के लिए, ये 20 मिनट का है, ये 20 मिनट का है, ये इंटरवल 20 मिनट का है, ये इंटरवल 20 मिनट का है। तो दूसरे के लिए जो वेटिंग हो रही है वह 20 मिनट के लिए हो रही है, ठीक है। तो हमारा जो ये टोटल इवेंट है, 1 घंटे का दायरा है, ये एक दूसरे के मीटिंग के, ये हमारे रिक्वायर्ड एरिया है जिस एरिया में मीटिंग पॉसिबल होगा। ये हमारा सैंपल स्पेस है जो यूनिफॉर्म है और कैसा है, अनकाउंटेबल है, इसलिए एरिया के रूप में दर्शाया गया है। क्योंकि टाइम कैसा होता है, टाइम काउंटेबल चीज नहीं है, तो टाइम को दर्शाने के लिए हम इस प्रकार से एरिया में उसको ड्रॉ करते हैं। और जो मीटिंग पॉसिबल होगा 20 मिनट का, तो 20 मिनट का स्पैन, 20 मिनट का स्पैन, 20 मिनट का स्पैन, 20 मिनट का स्पैन। और इस प्रकार से जो हम स्पेस बनाएंगे बीच में, तो इन दोनों के बीच में, इन दोनों के रीजन के बीच में जो हमारा एरिया होगा वहां पे मीटिंग पॉसिबल होगा। यहाँ पे मीटिंग नहीं होगा, इन पॉइंट्स पे मीटिंग नहीं होगा। तुम खुद ही सोचो, कोई आता है मान लो 11:40 में और वो अभी तक नहीं आया है, वो वेट करेगा तो इस रीजन के लिए वेट करेगा कि कोई अगला आया होगा तो उस रीजन तक पहुंचेगा तब ना। कोई कोई मान लो आया 11 बजे, तो 12 बजे तक नहीं वेट करेगा, या 11:21 तक भी वेट नहीं करेगा। जैसे ही 11:20 होता है वो जाना शुरू कर देगा। इस प्रकार से जो रीजन बनता है वह वो रीजन है जहां पे मीटिंग पॉसिबल होगा। इसका लैंग्वेज कैसे लिखेंगे, लेट ए एंड बी, let A and B, let A and B, arrive लैंग्वेज क्या लिखेंगे,
ऐसे देखो, ऐसे लिखने का क्या मतलब हुआ कि हम एक को क्या कर रहे हैं, एक को डिपेंडेंट मान रहे हैं पहले के अराइवल पे, है ना। तो यदि हम ऐसा लिखते हैं तो इसे हमें दो कंडीशन मिलते हैं। एक क्या मिलता है, x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 20, और दूसरा मिलता है y माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 20। ठीक है, और इसी से हमारा जो इनइक्वालिटी, कॉमन इनइक्वालिटी का जो रीजन है वह मिलता है। कॉमन इनइक्वालिटी का जो रीजन है वो मिलता है। उसी रीजन से हम लोग ये डिसाइड किए हैं कि जो भी पहले आया वो, उस दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 20 मिनट या उससे कम का होना चाहिए। ठीक है, वो अभी 11 से 12 बजे के बीच में, समझे। तो ये क्या है, मीटिंग इज पॉसिबल फॉर द कंडीशन, मीटिंग इज पॉसिबल फॉर द कंडीशन। इन ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब इसको नाम दे दो। जैसे मान लो इसको हम ओ ए बी सी, इसको पी क्यू आर एस नाम देते हैं। इन ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन एरिया ओ पी क्यू आर एस, ओ पी क्यू आर एस represents the event while area कौन सा, ओ ए बी सी represents the sample space। therefore required probability, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगा, ऊपर ये जो एरिया है उसको कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ ओ ए बी सी, ओ ए बी सी, इस स्क्वायर का एरिया निकालेंगे और दो ट्रायंगल का एरिया घटा देंगे, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, हाँ ये पी ए क्यू प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल एस सी आर, होल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ओ ए बी सी। कैलकुलेट करो तो, जो साइड का लेंथ होगा वो किस में होगा, मिनट्स में।
एक दिन और रखेंगे PYQ, क्योंकि नहीं हो पाएगा एक दिन में, आज 2 से 3 ही हो पाएगा, इसीलिए हम नेक्स्ट डे भी PYQ ही रखेंगे, तब स्टैट्स शुरू करेंगे। कल भी रख लेते हैं PYQ, मंडे से स्टैट्स शुरू कर देंगे। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, तुम लोग ट्राई करो। Give me the answer, option. So this is the right answer. अब next problem. बात नहीं,
नोट डाउन। ये उस टाइप का है जिसमें तुमको फिल इन द ब्लैंक्स के टाइप का है। मतलब एडवांस में ना तुमको फिल इन द ब्लैंक्स टाइप रहता है, तुमको एमसीक्यू में भी 2 या 2 से अधिक ऑप्शंस सही हो सकते हैं। हाँ, और उसके बाद मैच द सब कुछ रहता है, इसमें कुछ भी पूछ सकता है। एडवांस के लिए तुमको ऐसे प्रिपरेशन करना है ना कि तुमको जस्ट लाइक सब्जेक्टिव मैथ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो। ये एक ऐसा है जिसमें तुमको नंबर पुट करना है, इसलिए ना टेस्ट का भी थोड़ा पैटर्न हम चेंज किए हैं। आए सर? ओ समझो, यहाँ पे 3 इंडिपेंडेंट इवेंट है। वेन डायग्राम में हम इंडिपेंडेंट इवेंट को कैसे दिखाए थे? नहीं दिखाए थे? तीनों अपने अपने सैंपल स्पेस रखते हैं और तीनों अपने अपने इवेंट रखते हैं। दिस इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट इवेंट। नहीं बताए थे? चलो यहाँ देख लो, बना लेना। तो यहाँ पे सुनो, ये कह रहा है कि 3 इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, ठीक है? E1, E2, E3। देखो देखो इधर ध्यान दो, इस क्वेश्चन पे ध्यान दो। 3 इवेंट है, E1, E2 एंड E3। प्रोबेबिलिटी दैट ओनली E1 अकर्स, केवल E1 हो, वह अल्फा दिया है। प्रोबेबिलिटी ओनली E2 अकर्स, ये बीटा दिया है। एंड ओनली E3 अकर्स, वो गामा दिया है। और स्मॉल p एक ऐसा प्रोबेबिलिटी है जिसमें ना E1 हो रहा है, ना E2 हो रहा है, ना E3 हो रहा है, ठीक है? ये मैं कुछ इस प्रकार से बनाया हूं। मैं स्टार्ट करता हूं इसको, यानी यहां से स्टार्ट करता हूं। लेट P of E1 equal to X, P of E2 equal to Y, P of E3 equal to Z। ये मान लिए। सनी ध्यान दो, केवल E1 अकर हो, ऐसा कब होगा? इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए, जब E2 और E3 नहीं हो। E1 हो और E2 और E3 नहीं हो। यानी इसमें कैसे दिखाएंगे? ये हो पर E2 और E3 नहीं हो, इस टाइप से, समझे? E1 हो, E2 और E3 नहीं हो, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन
E2 बार इंटरसेक्शन, और तीनों क्या है, तो ये वैल्यू क्या होगी, P ऑफ E1 E2 बार E3 बार, ये कितना होगा, x इंटू 1 माइनस वाई इंटू 1 माइनस जेड। अब अगला कह रहा है कि ये वैल्यू किसके बराबर है, केवल E1 हो अल्फा के बराबर, केवल E2 हो, ये कैसे लिखेंगे, इसको कैसे दर्शाएंगे, तो इसमें ये हो जाएगा, और इसमें E2 इवेंट तो होगा, पर इसके सैंपल मतलब जो इवेंट के बाहर वाला सैंपल स्पेस का हिस्सा है उसको शो करेंगे, समझे। तो ये इस प्रकार से होगा, ये बीटा है, इसको कैसे शो करेंगे, तो मैं इसको ऐसे लिखूं, इक्वल टू बीटा इक्वल टू एक्स 1 माइनस एक्स इंटू वाई 1 माइनस जेड, और इसी तरह से गामा इक्वल टू क्या होगा, ये होगा, और P इक्वल टू क्या होगा, P इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस वाई टू 1 माइनस जेड। अब वेन डायग्राम इसको कैसे दिखाएंगे, तीनों के बाहर वाला रीजन, ठीक है। अब देखो इसमें हम डिवाइड करेंगे P बाय अल्फा, तो क्या मिलेगा हमें, P बाय अल्फा क्या मिलेगा, ये पता है क्या पूछ रहा है, E1 अकरेंस ऑफ E1 यानी कि x डिवाइडेड बाय z की वैल्यू पूछ रहा है। P बाय अल्फा कितना होगा, 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स। P बाय बीटा कितना होगा, 1 माइनस वाई डिवाइडेड बाय, P बाय गामा कितना होगा, 1 माइनस जेड डिवाइडेड बाय जेड। इतना क्लियर, इज इट अंडरस्टूड, वेल अंडरस्टूड। हम बस क्या किए, ये तीन है ना, अल्फा बीटा और गामा और P, इनके बीच में रिलेशन निकालें, जो इस प्रकार से, इसके अलावा भी कुछ रिलेशन दिया हुआ है उसको यूज करेंगे। तो उसमें क्या करो, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में भेज के और उसको डिवाइड करते हैं। तो क्या लिखा है, अल्फा माइनस 2 बीटा इंटू P डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा इक्वल टू 1, और बीटा माइनस 3 गामा इंटू P डिवाइडेड बाय 2 बीटा गामा इक्वल टू 1। अब ये वैल्यू कितना होगा, ये होगा P डिवाइडेड बाय बीटा माइनस 2P डिवाइडेड बाय अल्फा इक्वल टू 1। फिर ये होगा P डिवाइडेड बाय 2 गामा माइनस 3P डिवाइडेड बाय 2 बीटा इक्वल टू 1। अब P बाय बीटा पता है हमें, P बाय अल्फा पता है, P बाय गामा पता है, P बाय बीटा पता है। तो यहां से x और y के बीच रिलेशन निकलेगा, यहां से y और z के बीच रिलेशन निकलेगा।
और इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो x और z के बीच रिलेशन निकलेगा। निकाल सकते हो? करो। देखो यहां से तुमको x इक्वल टू 2i मिलेगा, यहां से तुमको y इक्वल टू 3z मिलेगा। यहां इस दोनों से वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो x इक्वल टू 2 इंटू 3z मिलेगा, x इक्वल टू 6z मिलेगा। x बाई z पूछ रहा है क्वेश्चन में, जो कि 6 होगा। दैट इज द आंसर। डू इट एट होम। थैंक यू।